Good day friends. I hope you have seen my previous lecture on electricity. Up to last lecture we completed electric current, potential difference and Ohm's law. Okay. So in today's lecture we will proceed towards further bit, that is resistors in series and resistors in parallel. तो टॉपिक की ओर जाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस टॉपिक के जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स है वो देखना मत भूलिएगा। अगर वो देखते हो आप तभी आपको ये लेक्चर आज का समझ में आ जाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी के थर्ड पार्ट पर डिपेंडेंट है। इस कारण पहले अगर आपने वो 2 वीडियोस देखे तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हो, फिजिक्स मेड इजी विद सौरभ कुलकर्णी, और ये चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसके आगे के फर्दर वीडियोस के साथ भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। So here up to last lecture we completed electric charge, electric current and electric circuit, potential difference, Ohm's law. Okay, after that we will completed factors on which resistance of conductor depends, that is called resistivity. Okay, और उसके बाद हमें आज के लेक्चर में देखना है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। ओके, तो ये बिट हमें आज के लेक्चर में कवर करना है। इसके आगे के लेक्चर में हम रिमेनिंग बिट्स को कवर करने वाले हैं। ओके, तो देखो आप, तो सबसे पहला बिट मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक करंट, जैसे हम आई से डिनोट करते हैं और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम क्यू बाई टी। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला बन जाएगा करंट का। करंट को हम एम्पेयर में मेजर करते हैं, कैपिटल ए से उसे डिनोट करते हैं, चार्ज को कूलम्स में करते हैं और टाइम को सेकेंड्स में। सो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। 1 कूलम को हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड इन अ कंडक्टर देन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इज 1 एम्पियर। ओके, और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम करंट को मेजर करते हैं उसे एमीटर कहा जाता है, और एमीटर हमेशा हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, इन सीरीज विद द डिवाइस। ओके, के बाद मैंने आपको पढ़ाया था पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आपको पता होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हमें करंट प्रोड्यूस करना है तो एट दैट टाइम हमें उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने के लिए जो वर्क हमें क्रिएट करना पड़ता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। इसे हम वी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला आएगा डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू मीन्स वर्क डन, क्यू मीन्स चार्ज। सो 1 वोल्ट ये यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का। ये वाला वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है और ये वाला वी मतलब वोल्ट है। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ऐसा कुछ आ जाएगा। 1 वोल्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन to move 1 coulomb of charge from one point to another point, then at that time 1 volt potential difference is created. पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द डिवाइस एट विच वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इसके बाद आपको इनका इंटरेक्शन करने वाले एक लॉ पढ़ाया था जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है हमें, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ मेटालिक कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied between its terminals, provided physical conditions of the conductor such as length, area, material and temperature remains constant. किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्लो होने वाला करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अक्रॉस अप्लाई हुए पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। ओके, लेकिन ये कब वैलिड है, जब 4 कंडीशंस कंडक्टर की कांस्टेंट हो तब, और उन 4 कंडीशंस का कोड मैंने आपको बताया था LAMT, लेंथ, एरिया, मटेरियल, टेम्परेचर। ओके, तभी हम कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दे हम, अगर उसे इज इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना हो तो हमें R से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वेयर R इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, तो इसके बाद मैंने रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था, R इज इक्वल टू V बाई आई। सो रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओम्स में। सो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर आएगा। तो अगर ओम्स लॉ याद रखना है तो ये ट्रायंगल याद करना मत भूलिएगा, या हमें आज के लेक्चर में भी लगने वाला है। जिस भी चीज़ का हमें फॉर्मूला चाहिए उसके ऊपर हाथ रखो, आपको रिमेनिंग चीज़ का फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर, और R इज इक्वल टू क्या आएगा, V बाई आई। ओके, तो 1 ओम को हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू इट, देन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जनरेटेड इन दैट वायर इज 1 ओहम। ओके, तो इसके बाद मैंने रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट पढ़ाया था आपको। जैसे आपको पता होगा कंडक्टर का जो लेंथ होता है उसके साथ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के साथ इनवर्सली। ओके,
तो दोनों की प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम कंबाइन कर दे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा L/A, ओके। और इस R इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें रो इंटू L/A, वेयर रो इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो रो का फॉर्मूला मिल जाता है RA/L। अगर हम सभी के डायमेंशन वैल्यूज मतलब यूनिट्स अगर पुट कर देते तो इसका ऐसा यूनिट हमें मिल जाएगा ओम मीटर, ओके। तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ता है, एक पर्टिकुलर एरिया लेना पड़ता है, एक कंडक्टर लेना पड़ता है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो, ओके। तो एट दैट टाइम अगर हम ये वैल्यूज पुट कर दे रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में तो रो इज इक्वल टू R मिल जाएगा। रो मतलब रेजिस्टिविटी जो इस कंडीशन में इक्वल आ रहा है रेजिस्टेंस के साथ। तो रेजिस्टिविटी दूसरा तीसरा और कोई नहीं, एक रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन कब हम उसे मेजर करते हैं, जब वायर का एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितना हो 1 मीटर। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको रेजिस्टिविटी का। तो आज के लेक्चर का नया बिट और सबसे इंपॉर्टेंट बिट देखते हैं हम, रेजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है। तो रेजिस्टर देखो कैसे बनाया जाता है, हमें वायर लेना पड़ता है, कोई भी वायर को रेजिस्टेंस होता है लेकिन वो बहुत ही कम होता है। हमें जितना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए चाहिए उसके लिए हमें रेजिस्टेंस फोर्सफुली बढ़ाना पड़ता है। तो स्ट्रेट वायर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत ईजी वे से होता है। अगर हम उसी वायर को ट्विस्ट कर दे हेलिकल लूप में इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग की तरह अगर हम वायर को अगर हेलिकल लूप में बाउंड कर दे तो एट दैट टाइम इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर घूमते घूमते आगे बढ़ना पड़ेगा। इस कारण उनके मोशन में रुकावट ज़्यादा खड़ी होगी और जितना इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रुकावट ज़्यादा होगा उतना ही उस वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होने वाला है। तो इस वजह से रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम वायर को हेलिकल लूप में बाउंड करते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम कुछ सैंड या फिर कार्बन का कुछ पोर्शन ऐड कर देते हैं उस वायर के अंदर, ओके। और उसके बाद हम एनकैप्सुलेट करते हैं इस पूरे मिक्सचर को एक कैप्सूल की तरह, ठीक है। तो जो डिवाइस बन जाता है उसे रेजिस्टर कहा जाता है और ये रेजिस्टर को डिनोट करने का सिंबल होता है। जिगजैग लाइन से ऐसे निकालने पड़ते हैं आपको, 2-3 निकाले तो भी जस्ट सफिशिएंट चलता है, ठीक है। तो आप देखो जो रजिस्टर बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, कंपनी जो होते हैं रजिस्टर बनाने वाले, ये कुछ सेलेक्टेड वैल्यू के रजिस्टर्स बनाते हैं, जैसे 100 ओम, 200 ओम, 300 ओम, ऐसे ओम के रजिस्टर्स वो हमें बना के देते हैं। लेकिन अगर हमें 150 ओम या फिर 250 ओम ऐसे अगर ऑड वैल्यूज़ के रेजिस्टेंस अगर चाहिए किसी एक्सपेरिमेंट के लिए तो एट दैट टाइम हमें रजिस्टर को कंबाइन करके हम उसके अलग अलग वैल्यूज़ को बना सकते हैं। और इस मेथड को कहा जाता है, आइदर हम उन रजिस्टर्स को एक के बाद एक कनेक्ट कर सकते हैं या फिर एक के नीचे एक कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस मेथड को कहा जाता है रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो दो से ज़्यादा रजिस्टर्स को अगर हम एक साथ एक के बाद एक या फिर एक के नीचे एक कनेक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा वो हमें अब यहाँ पर देखना है। इस बिट का ही नाम है रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल। याद रखना ये डेरिवेशन 3 मार्क्स के लिए आते हैं बहुत सारे एग्जाम में, तो याद रखना रजिस्टर्स इन सीरीज देख रहे हैं हम। इफ़ यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स R1, R2, R3 1 by 1 देन दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज रजिस्टर्स इन सीरीज। तो यहाँ पर ये 3 रजिस्टर्स आपको एक के बाद एक सीरीज में कनेक्ट हुए नजर आ रहे हैं, ओके। और इन तीनों रजिस्टर को हम एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करने वाले जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों डेरिवेशन करते हो एक लाइन याद रखना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज कांस्टेंट एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये लाइन याद रखोगे तो आपको ये डेरिवेशन करने में बहुत आसानी होगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज कांस्टेंट एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर दिस बिट, ओके। तो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन, इस कारण इसके अंदर क्या कांस्टेंट होगा, करंट। इस वजह से ये करंट आए तीनों भी रजिस्टर में उतना ही रहने वाला है। आई यहाँ पर भी होगा, आई यहाँ पर भी होगा और आई यहाँ पर भी होगा। तो देखो अब रजिस्टर का वैल्यू तो हर एक सेक्शन में चेंज हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक रजिस्टर का वैल्यू R1 है, यहाँ से यहाँ तक R2 है और यहाँ से यहाँ तक R3 है। तो आई को अगर कांस्टेंट ही रखना है तो R1 के हिसाब से किससे चेंज होना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को। इस कारण ये बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसका V1 पोर्शन यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, V2 पोर्शन यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा और V3 पोर्शन यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, ये क्या होने वाला है, समेशन रहने वाला है अब तीनों भी पोटेंशियल डिफरेंस का। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द बैटरी इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके। तो ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 1, ओके। एज I इज कॉन्स्टेंट इन ईच रजिस्टर, सो ओके, सो इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस ऑल द 3 रजिस्टर joined in series by equivalent single register of resistance RS, ओके। इसे RS से डिनोट करो या फिर R से करो, चलता है, ठीक है। तो हम इन तीनों रजिस्टर को रिप्लेस करके कंबाइन
इनका एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगा देने वाले हैं जिसका डिनोटेशन रहेगा RS। ओके, तो ये रजिस्टर वही काम करेगा जो ये तीनों रजिस्टर अलग अलग से कर रहे थे। ओके, तो देखो अब अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू IR होगा। ठीक है, लाइक दैट हमें हर रजिस्टर पर ओम्स लॉ अप्लाई करना है। बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, करंट I रहेगा और रेजिस्टेंस R1। सो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IR1। लाइक दैट दूसरे रजिस्टर में ओम्स लॉ अप्लाई कर दे तो क्या आएगा, V2 इज इक्वल टू IR2। और लाइक दैट तीसरे रजिस्टर में अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा हमें, V3 इज इक्वल टू IR3। तो ये तीनों वैल्यूज़ V1, V2 और V3 के अगर हम पुट कर दे अब हो इक्वेशन नंबर 1 में तो क्या मिलेगा हमें, देखो अब IRS मतलब ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा V को हम रिप्लेस करने वाले टोटल करंट I और इस सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस RS से। सो I इंटू RS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ओके, यहाँ पर IR3 लिखना मत भूलिएगा। ओके, तो फाइनल वैल्यू मिल जाएगा हमें RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, वेयर दिस RS इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, जिसे हम डिनोट करते हैं RS से। ओके, तो ये रहेगा। और ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है इसे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऐसे भी नाम दिया जाता है। याद रखना अलग अलग नाम है लेकिन कंसेप्ट एक ही है। ठीक है, तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहता है इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा इंडिविजुअल रजिस्टर R1, R2 और R3 इन तीनों से भी ज़्यादा रहेगा। याद रखना ये कंसेप्ट पार्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मतलब जो रेजिस्टेंस लेने वाले हम R1, R2, R3 के वैल्यूज जो लेने वाले हम। ओके, तो इन वैल्यूज से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू डेफिनेटली ज़्यादा रहने वाला है। ओके, तो ये RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टर्स इन सीरीज। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन की ओर जाते हैं, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ओके, सो लेट अस कंसिडर 3 रेजिस्टर R1, R2, R3 आर कनेक्टेड 1 बाय 1। ओके, एक के नीचे एक कनेक्ट करें हम तीनों रजिस्टर R1, R2, R3 को। इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ओके, तो जैसे आपको नज़र आ रहा है ये तीनों रजिस्टर R1, R2, R3 को हम कंबाइन एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करें जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज कांस्टेंट, वाइल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस V इज कांस्टेंट। तो इन तीनों भी रजिस्टर R1, R2, R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो V रहेगा वो कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, तो उस वजह से वो तीनों के अक्रॉस V रहेगा। अब देखो R1, R2, R3 इन तीनों के वैल्यू अलग अलग है जो चेंज हो रहे हैं। ओके, तो उसके हिसाब से अब किससे चेंज होना पड़ेगा इस कंडीशन में, करंट को। तो इस वजह से R1 के अक्रॉस करंट जाएगा I1, R2 के अक्रॉस करंट जाएगा I2, R3 के अक्रॉस करंट जाएगा I3। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट करंट I रहेगा, अब ये किसका एडिशन रहेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। पिछली बार हमने क्या किया था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, क्योंकि वहाँ पर क्या कांस्टेंट था, करंट। ओके, तो यहाँ पर अब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, इस कारण इक्वेशन किसका लेना पड़ेगा, करंट का। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अगर हम ओम्स लॉ लगाते V इज इक्वल टू IR, तो बताओ I का वैल्यू क्या आएगा, V बाई R। ओके, तो लाइक दैट I1 का वैल्यू आएगा, अगर हम रजिस्टर फर्स्ट के ऊपर अगर ओम्स लॉ लगा दे तो यहाँ पर I1 का वैल्यू मिलेगा V बाई R1, लाइक दैट I2 का वैल्यू मिलेगा V बाई R2। ओके, I3 का वैल्यू मिलेगा V बाई R3। ओके, तो जो टोटल करंट I रहेगा उसे भी हम रिप्लेस कर सकते हैं V बाय RP से। ओके, RP इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब इन तीनों रजिस्टर को हम अब हटाकर एक सिंगल रजिस्टर यहाँ पर पुट करने वाले हैं जिसका नाम रहेगा RP। RP इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये रजिस्टर हम इन तीनों रजिस्टर को हटाकर वहाँ पर पुट करने वाले, ये वही काम करेगा जो ये तीनों अलग अलग से कर रहे थे। ठीक है, तो RP का वैल्यू अगर निकालना है तो जस्ट हम I की जगह V बाय RP पुट करेंगे, I1 की जगह V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो यहाँ से अगर हम तीनों इक्वेशन में से V कॉमन आउट कर दे तो ये वाला V और ये वाला V कट हो जाएगा। फाइनल आंसर मिलेगा हमें 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ओके, तो इस फॉर्मूले से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को निकाल सकते हो। ओके, सो फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन conclude that when several resistors are connected in parallel, the resistance of the combination is 1 by RP equal to the sum of their reciprocal of individual resistances। इसे reciprocal कहा जाता है। 1 by anything is called as a reciprocal of that thing। ठीक है,
तो ये तीनों रजिस्टर का जो रेसिप्रोकल है उसका एडिशन किसके साथ इक्वल आएगा, 1/rp के साथ, याद रखना। और यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये हमेशा स्मॉलर आएगा दैन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये तीनों रजिस्टर में से जो सबसे छोटा रजिस्टर रहेगा ना उससे भी कम वैल्यू आएगा आरपी का इस कंडीशन में। पिछली बार कैसा वैल्यू आ रहा था, ग्रेटर आ रहा था। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो ये दोनों मेथड को यूज़ करके आप जो 3 अलग अलग रजिस्टर्स है उनसे आप अलग अलग वैल्यूज़ के रजिस्टर को फॉर्म कर सकते हो। तो यही इस मेथड का एडवांटेज है और इसका एक यूज़ है कि रजिस्टर्स इन पैरेलल और रजिस्टर्स इन सीरीज से आप नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बना सकते हो कोई भी नंबर ऑफ रजिस्टर से, ठीक है। तो इसके ऊपर हम अब न्यूमेरिकल लेते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज और रजिस्टर्स इन पैरेलल पर। सभी क्वेश्चंस में आपको एक ही काम करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब कंबाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो आप ये जो पहला रजिस्टर है ये 2.4 ओम का है, दूसरा 1.6 ओम का है, ठीक है। दोनों अब एक के बाद एक कनेक्टेड है। बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, डेफिनेटली सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो दो रजिस्टर को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, आर एस इज इक्वल टू R1 + R2। तो क्या हम इन दोनों रजिस्टर को एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका नाम RS रहेगा और जिसका वैल्यू किसके साथ इक्वल आएगा, R1 + R2 के साथ। देखो मैंने जो डेरिवेशन बताया था वो 3 रजिस्टर के लिए बताया था, इस कारण वहाँ पर RS का वैल्यू R1 + R2 + R3 आया था। अब यहाँ पर 2 ही रजिस्टर है, इस कारण हमें ये फॉर्मूला कहाँ तक प्रोसीड करना पड़ेगा, R1 + R2। जस्ट पहचानो कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज है, तो सीरीज का फॉर्मूला RS इज इक्वल टू R1 + R2। बताओ R1 का वैल्यू 2.4, R2 का 1.6, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, 4 ओम, ओके। तो बस इतना ही हमें मिलेगा। तो ये रहेगा इसका फाइनल आंसर। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस 2 रजिस्टर्स। इसके बाद बी देखो, अब ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। टेल मी विच कॉम्बिनेशन इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो देखो ये 3 ओम और ये 6 ओम, ये जो 2 रजिस्टर्स है ये एक के नीचे एक कनेक्टेड है, मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, डेफिनेटली पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसे तो R2 + R1 डिवाइड बाय R1 R2 आ जाएगा। लेकिन ये किसका वैल्यू रहेगा, 1/rp का। लेकिन हमें किसका वैल्यू निकालना होता है, rp का। तो फाइनल स्टेप में से उल्टा करना पड़ेगा। तो इसका एक ट्रिक फार्मूला याद रखना, सिर्फ ये फार्मूला तभी यूज़ करना जब 2 रजिस्टर्स एक दूसरे के पैरेलल में हो तभी, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इस 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 को सॉल्व करके हम इस कॉम्पैक्ट इक्वेशन में लेके जा सकते हैं। rp इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 + R2। तो R1 R2 का वैल्यू 3 × 6 डिवाइड बाय 3 + 6, तो आंसर आ जाएगा 18/9 इज इक्वल टू 2 ओम। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ बी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें हम 3 रजिस्टर्स दिए। अब 3 रजिस्टर्स यहाँ पर पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन हमें निकालना है। तो इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन आरपी निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। अब हम पिछला फॉर्मूला ये वाला आरपी का नहीं यूज़ कर सकते, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब 2 रजिस्टर हो। 3 रहे तो ये यूज़ कभी भी नहीं करना वरना गलत हो जाएगा। तो देखो अब ये तीनों रजिस्टर्स है, इन तीनों रजिस्टर्स को हम इसी फॉर्मूले से आप सॉल्व करने वाले हैं। 1/rp इज इक्वल टू 1/5 + 1/10 + 1/15। तो एलसीएम मेथड से जाते हम तीनों का डिनोमीटर सेम करने की कोशिश करते हैं हम। तो तीनों का एलसीएम रहेगा 30, ठीक है। तो 30 मुझे अगर डिनोमीटर में लाना है तो 15 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो नीचे अगर 2 से करेंगे हम तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2/30, ओके। प्लस अब देखो यहाँ पर 30 लाना है तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो नीचे 3 से करो और ऊपर भी 3 से करो, ठीक है। तो यह जाएगा 3/30 प्लस यहाँ पर अगर 30 लाना है तो ऊपर 6 से और नीचे 6 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ओके। तो डिनोमीटर तो तीनों का 30 30 30 आ गया। तो क्या हम उस डिनोमीटर को कॉमन आउट कर सकते हैं, तो वो ऐसा हो जाएगा 30 ऊपर आएगा 6 + 3 + 2, ओके। तो फाइनल आंसर मिलेगा 11/30 ओम। लेकिन इसे फाइनल स्टेप में उल्टा करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये किसका वैल्यू निकाला है हमने, 1/rp का। हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, rp का। तो इस कारण ये 30/11 ओम रहेगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। अभी देखो सीरीज़ का प्रॉब्लम बताया मैंने आपको, पैरेलल का बताया। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में आपको सीरीज़ भी मिलेगा और पैरेलल भी मिलने वाला है। इसे सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चंस कहा जाता है। बहुत अच्छे से समझ लेना इन क्वेश्चंस को, ओके। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं अगले लेक्चर फिर से इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस लेने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ओके। तो देखो
ये 6 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों रजिस्टर एक दूसरे के कैसे पैरेलल में, तो अगर 6 ओम और 3 ओम का रजिस्टर अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इन दोनों का कंबाइंड रजिस्टर आरपी कितना रहता है 2 ओम। तो क्या हम इन 6 ओम और 3 ओम को रिप्लेस कर सकते हैं 2 ओम से, तो इन दोनों रजिस्टर को निकाल कर मैंने उसकी जगह क्या पुट कर दिया 2 ओम। तो ये 2 ओम और ये दूसरा वाला जो 2 ओम है ये एक दूसरे की कैसे सीरीज़ में, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 + 2 मतलब आ जाएगा 4 ओम। तो ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से याद रखना। इन दोनों का पहले हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया 1/RP के फॉर्मूले से, तो इन दोनों के रजिस्टर का इक्विवेलेंट रजिस्टर मिल गया हमें आरपी जिसका वैल्यू था 2 ओम। तो इन दोनों रजिस्टर को हटाकर उसकी जगह हमने 2 ओम पुट कर दिया, तो वो वाला 2 ओम और ये प्रॉब्लम में जो नेक्स्ट 2 ओम दिया है वो एक दूसरे के कैसे होंगे फिर सीरीज़ में, ठीक है। तो लाइक दैट इसका आंसर आ जाएगा 2 + 2 दैट इज़ 4 ओम। ओके, तो ये क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 10 ओम और 10 ओम ये दोनों सीरीज़ में है और नीचे भी 10 ओम सीरीज़ में, तो ऊपर के 2 सीरीज़ में नीचे के 2 सीरीज़ में, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, ऊपर वाला कॉम्बिनेशन और नीचे वाला कॉम्बिनेशन। तो क्या हम इन दोनों का एक इक्विवेलेंट रजिस्टर निकाल रहे पहले, तो 10 ओम इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 20 ओम। ओके, लाइक दैट 10 ओम इसका इक्विवेलेंट 20, तो ऊपर वाला 20 और नीचे वाला 20 एक दूसरे के कैसे है पैरेलल में। तो करके देखो इस फॉर्मूले का आंसर, इस फॉर्मूले से RP = R1R2 डिवाइड बाय R1 + R2, तो 20 × 20 डिवाइड बाय 20 + 20, तो ऊपर आ जाएगा 400 डिवाइड बाय 40, मतलब ये आंसर आ जाएगा 10 ओम। करके देखिएगा ज़रूर आप नोटबुक में सॉल्व करके, यहाँ पर मेरे जस्ट आपको फाइनल आंसर बताएं। ओके, तो आप ज़रूर इसे सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आते आंसर तो बताओ, मैं अगले लेक्चर फिर से कुछ और क्वेश्चंस लेने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। और अब ये लास्ट क्वेश्चन है जिसके अक्रॉस हमें ए और हमें यहाँ पर बताया कि ए और सी के अक्रॉस से इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना है। ऐसा एक ट्रायंगल दिया है रजिस्टर का, A to B 2 ओम, B to C 2 ओम और A to C 2 ओम। तो ये ऊपर वाला 2 ओम और ये 2 ओम एक दूसरे के कैसे सीरीज़ में, तो ये 2 और ये 2 ऐड हो जाएगा 4 ओम बन जाएगा। तो ऊपर वाला 4 ओम और नीचे वाला 2 ओम कैसे एक दूसरे के पैरेलल में, तो क्या हम 2 रजिस्टर पैरेलल में, तो ये ट्रिक वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। RP = R1R2 डिवाइड बाय R1 + R2, तो आंसर आ जाएगा इसका RP = 4 × 2 डिवाइड बाय 4 + 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 8/6 ओम दैट इज़ इक्वल टू 4/3 ओम। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो देखो अब इस टॉपिक के ऊपर एक जनरल क्वेश्चंस ले लिया हमने आज। इसके आगे क्वेश्चंस अगर लेना है तो हम ज़रूर अगले लेक्चर लेते हैं। आप इसके ऊपर NCERT में जितने भी क्वेश्चन दिए उतने अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो जल्दी से मुझे कमेंट में आप लिख लो। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। और जितने भी डेरिवेशंस मैंने आज से बताया आपको, रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल, बिना देखे इन डेरिवेशंस को आपको सॉल्व करते आना चाहिए। ओके, तो ज़रूर आप नोटबुक में इसे पूरा अच्छे से लिखिएगा। ओके, अगर लेक्चर चल रहा है तो उसी समय आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ओके, स्क्रीन का, और बाद में फिर लिखते बैठना। ओके, तो जो डेरिवेशन मैंने बताया रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर का, वो एक कोर पार्ट है। तो उसके डेरिवेशन बिना देखे करने की आज कोशिश करो, यही आपके लिए टास्क रहेगा। ओके, और NCERT की बुक में जितने भी रजिस्टर्स इन सीरीज और पैरेलल पर क्वेश्चंस दिए हैं उतने सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो नहीं आएंगे वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। ओके, मेरा व्हाट्सएप नंबर सभी के पास होगा। ओके, तो उसके ऊपर आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर टेक्स्ट मैसेज करके मुझे आप क्वेश्चंस भी बता सकते हो, मैं ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।